इस वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की। ये जो हमारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसमें आता है इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट, देयर यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। ये आपका टॉपिक है। सो अब आती है बात कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। ये वाला मेरे हिसाब से सबने सुना होगा कहीं ना कहीं। काफ़ी पॉपुलर टर्म आज के टाइम पे हो गया है और लाइफ में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति है वो इमोशनली इंटेलिजेंट है तो उसके सक्सेसफुल होने के चांस जो होते हैं वो एक हाई आईक्यू वाले पर्सन से कहीं ज़्यादा होते हैं। देखते हैं होता क्या है। इमोशंस होते हैं हमारे इंस्टिंक्टिव पैटर्न्स होते हैं माइंड के, जो कि इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिएक्ट करते हैं। ठीक है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। यानी कि हमारे अंदर कोई माइंड के ही एक सर्टेन टाइप ऑफ पैटर्न होते हैं। वो किसी भी प्रकार, जैसे बाहर से कोई स्टिमुलस आया या इंटरनल भी आपने कुछ सोचा, तो उस स्टिमुलस को रिएक्ट करने पे जो पैटर्न हमारे माइंड के अंदर डेवलप होते हैं, दैट आर कॉल्ड इमोशंस। ठीक है, अब इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस होती है हमारी एबिलिटी सोचने की, हमारे पास्ट से सीखने की, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की और हमारी नई सिचुएशंस में अडॉप्ट करने की, अपने एनवायरनमेंट के साथ प्रॉपरली रिएक्ट करने की, उसके साथ सही से रहने की। दैट इज़ हमारी इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस होता है हमारी एबिलिटी टू रिकग्नाइज, हम अपने इमोशंस को पहचान सकें, अंडरस्टैंड, समझ सकें और मैनेज कर सकें। दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरे का भी, अपना और दूसरे के इमोशंस को पहचानना, उनको समझना और उनको मैनेज करना इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है किसी की लाइफ में? सबसे पहली बात है, ये हमारे एक्शंस को इफ़ेक्ट कर देता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कोई पर्सन है, वो फेल होता है और वो फेल होने के बाद दुखी होगा। फेलियर के बाद जाहिर सी बात है दुख आएगा। अब अगर उसका इमोशनल इंटेलिजेंस लो है तो वो अपने इमोशंस को ना तो पहचान पाएगा, ना तो उनको मैनेज कर पाएगा और ना ही उनको समझ पाएगा। इस केस में उस व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाएगा और वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा और उसका कोई एक्शन ही नहीं होगा, नो फर्दर एक्शन। वो आगे कोई काम ही नहीं करेगा। तो और लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है, उसके साथ भी सेम इवेंट हुआ, उसको भी फेलियर मिला, लेकिन वो व्यक्ति भी सैड हुआ। ठीक है, यहाँ तक दोनों बराबर थे। लेकिन यहाँ इस व्यक्ति के पास है हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। इस केस में ये व्यक्ति पहचानेगा कि हाँ मैं दुखी हो रहा हूँ, अपने दुख को पहचानेगा, उसको समझेगा कि हाँ ये दुख जो है ये मुझे जो है फेलियर के कारण मिल रहा है, और उसको लेकिन वो मैनेज करेगा और मैनेज करने के बाद फर्दर एक्शन करेगा। यानी उसके एक्शंस को ये जो दुख का कारण है इसने प्रभावित नहीं किया। तो ये था आपका हाई इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से वो अपने उसके एक्शंस प्रभावित नहीं हुए दुख की वजह से। ठीक है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ हाई। ये होता है कि आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जब MS धोनी जो थे, ही फेल्ड अ लॉट बिफोर बीइंग सेलेक्टेड इनटू क्रिकेट टीम, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को कई बार मैनेज किया। हमने मूवी में देखा कि वो जब दुखी होते थे या किसी से इरिटेट होते थे तो ही यूज़ टू मेक अ कॉल, और उस कॉल पे वो बात करते थे खुद से ही। मतलब ऐसा प्रिटेंड करते थे कि सामने वाला बात कर रहा है, बट वो खुद से बात करते थे। तो इससे वो उनके इमोशंस जो थे नेगेटिव, वो सारे मैनेज हो जाते थे। तो ये उनका तरीका था। ठीक है, फिर उसके बाद एक फेमस कहानी बचपन में हम लोगों ने पढ़ी थी कि एक बार एक माँ होती है और उनके घर में एक नेवला पला होता है। तो जब वो कहीं से बाहर से आती हैं और उनका एक छोटा सा बेबी होता है, तो जब वो कहीं से बाहर से आती हैं तो देखती हैं कि नेवले के मुंह पे खून लगा हुआ है, और वो गुस्से में, उनको ऐसा लगता है कि नेवले ने उनके बेबी को काट लिया है, तो उसको वो मार देती हैं। जबकि रियलिटी ये होती है कि जो नेवला होता है उसने उस बेबी की उसने सांप को खाया होता है और उस सांप की वजह से खून लगा होता है। तो सांप से उस बेबी की रक्षा करी होती है नेवले ने, लेकिन उनकी माँ जो होती है उनको पहले ही मार देती हैं। सो दिस इज़ कि वो जो लेडी थी उसने तुरंत ही एक्शन ऐसा ले लिया, मतलब उसके गुस्से की वजह से उसका एक्शन प्रभावित हो गया और उसने नेवले को मार दिया। ठीक है,
इमोशन इन्फ्लुएंस थॉट्स। इमोशंस जो होते हैं वो थॉट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब कोई व्यक्ति है जो दुखी है तो उसके जो सोचने समझने का पैटर्न होगा वो सही नहीं होगा, वो हर चीज़ को नेगेटिविटी के साथ इवेल्युएट करेगा। ठीक है, तो दैट इज़ वो उसकी जो थॉट पैटर्न होगी वो गलत हो जाएगी। तो इमोशंस जो होंगे वो थॉट को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। फिर आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कोई पर्सन है वो थोड़ा जॉयफुल रहता है, फ़नी रहता है, गुस्सा कम करता है, तो आप देखेंगे कि लोग उससे ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद करेंगे, ज़्यादा बात करना पसंद करेंगे। वहीं दूसरी ओर कोई पर्सन है वो बार बार इरिटेट हो जाता है, गुस्सा करता है, तो उससे लोग कटने लगते हैं। तो वो आपके क्या हुआ, इन दोनों पर्सन्स के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो उसके अपने इमोशंस का आ रहा है। इसका उदाहरण हम देखते हैं कि जो रामायण में कैकई थी तो उनको उनके अंदर उनकी इमोशंस थे जेलसी के। उस जेलसी के इमोशंस की वजह से उनके जो जितने रिलेशनशिप्स थे वो सारे ख़राब हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि इम्पैक्ट ऑन फोकस ऑन कंसंट्रेशन। अगर आपका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो आपका जो काम करने का तरीका है, जिस तरह से आप कोई भी काम के लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए होता है, फोकस चाहिए होता है, तो वो रहेगा ही नहीं अगर इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। इसका बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है कि जैसे विश्वामित्र जी जो थे वो जब अपनी तपस्या कर रहे थे तो वहाँ पर मेनका जो आती हैं उन्होंने उनके लस्ट के इमोशंस को जागृत कर दिया एंड उनका पूरा कंसंट्रेशन बर्बाद हो गया। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी रोल होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है कि जब हमारी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में डिफरेंस ज़्यादा होता है, दैट इज़ स्ट्रेस। ठीक है, जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में कम होगा डिफरेंस, दैट विल बी लोअर स्ट्रेस। अब इसी को मैनेज करना, अब इसको अगर हम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो हमें एंजाइटी होगी। ठीक है, अब आती है बात कि इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट क्या होते हैं और इसका गवर्नमेंट में रोल क्या होता है। तो ये जो कंपोनेंट हैं ये दिए हुए हैं डेनियल गोलमैन ने। ये हैं 5। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, फिर है सेल्फ रेगुलेशन, फिर है सोशल स्किल, फिर है एम्पैथी एंड फिर है मोटिवेशन। हम एक एक करके सबको देखते हैं और उनका गवर्नेंस में रोल देखते हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि आपको अपने इमोशंस और थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में अवेयरनेस है। आप अगर दुखी हो रहे हो तो आपको ये पता है कि मैं फ़िलहाल दुखी हूँ। अगर आप गुस्सा हो रहे हो तो आपको ये पता है कि मैं फ़िलहाल गुस्सा हूँ। ठीक है, अगर आपको पता है कि आप गुस्सा हो तो आप लोगों से हट जाओगे। ठीक है, उस वक्त में ऐसा ना हो जाए कि आपसे किसी से कोई बात ऐसी निकल जाए। अब आता है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है सिविल सर्वेंट की लाइफ में। पहला तो है देखिए मीडिया को हैंडल करना। कई बार होता है कि बहुत बार सिविल सर्वेंट को मीडिया को हैंडल करना पड़ता है। अब ऐसा ना हो जाए कि आपने मीडिया को गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया, गुस्सा हो गया, आपको गुस्सा आ गया, आप अवेयर हैं कि आप गुस्सा हैं तो उस वक्त आप उनको नहीं बोलेंगे कुछ। या ऐसा ना हो कि कोई बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी गवर्नमेंट की, आप बहुत एक्साइटेड हैं उस चीज़ के बारे में और आपने शेयर कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं इस टाइम खुश हूँ और अब मुझे इस टाइम शेयर नहीं करना है। फिर उसके बाद आता है हैंडलिंग पेटिशन गिवर्स। अब देखिए कंपैशन एक और एम्पैथी एक इम्पॉर्टेंट गुण है सिविल सर्वेंट का, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको कोई आए और वो फेक बेनिफिशियरी बन के आए और वो आपसे मतलब फेक पर्सन बन के आए, फेक बेनिफिशियरी बन के आए, अपने आप को दुखी दिखाए और आपसे कोई ऐसा लाभ ले जाए जो कि जो जिसका वो हकदार नहीं है। तो ये चीज़ भी होती है कि हमें मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही कंपैशन और एम्पैथी में एकदम ही हम भूल गए सब। ठीक है, फिर हैंडलिंग प्रोटेस्ट। कई बार होता है कि स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, ये होते रहती हैं। वहाँ पे हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है या इरिटेशन पे कंट्रोल रखना है, काम रहना है, तो हम उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। फिर आती है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना। पहला वाला जो स्टेप था वहाँ हम अपने इमोशंस को पहचान रहे थे। ठीक है, तो हम पहचान रहे थे, जैसे कि हमने पता है कि हम एम्पैथेटिक पर्सन हैं तो हम ये पहचान रहे हैं कि हाँ हमें एम्पैथी थोड़ी एम्पैथेटिक पर्सन है तो मे बी हमारी एम्पैथी का गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो हम अवेयर हैं इस बारे में। लेकिन यहाँ पे रेगुलेट करना है। रेगुलेट करने का कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, अपने डिसीज़न मेकिंग को प्रूडेंट डिसीज़न मेकिंग बनाते हैं। जैसे कि पब्लिक से डील, इसका क्या इंपॉर्टेंस है सिविल सर्विसेज में। पहला है कि इमोशंस मतलब पब्लिक से डील करना।
अब जैसे कि एक एग्जांपल कोविड के टाइम पे ये आया था कि छत्तीसगढ़ के डीएम जो थे वो कहीं जा रहे थे और उन्होंने एक लड़का था वो कोविड-19 में शायद उसने मास्क नहीं लगाया था या ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन वो फॉलो नहीं कर रहा था, तो उन्होंने उसको काफ़ी असॉल्ट किया था। तो सिंपली यहाँ पे ये है कि वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, तो लैक ऑफ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल हुआ और उसकी वजह से उनकी काफ़ी ज़्यादा बदनामी हुई थी। फिर डीलिंग विद स्टाफ, आपके स्टाफ मतलब जब हम जाते हैं, जब एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी भी जगह पे लोगों से गलतियाँ होती रहती हैं, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप गुस्से में बिल्कुल ही पागल हो जाओ, तो ये है कि आप अपने स्टाफ से प्रॉपर्ली डील कर पाओ। फिर उसके बाद डीलिंग विद क्राइसिस, बहुत सारी क्राइसिस आ जाती हैं। क्राइसिस के दौरान पे क्या आप पैनिक से एकदम घबरा जाओगे? अगर आपको मतलब अपने एंग्जाइटी पे कोई कंट्रोल ही ना रहे या आपके फियर पे कंट्रोल ना रहे, तो वहाँ पे भी कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। फिर मेंटेनिंग इंटीग्रिटी, अब इंटीग्रिटी का मतलब ये हुआ कि इंटीग्रिटी हमने मतलब ये पहले पढ़ा था कि इंटीग्रिटी होती है कि अपने मॉरल जो वैल्यूज़ हैं उन पे अडहेयर रहना इन एनी सिचुएशन। लेकिन वो कैसे होगा? अगर आपके अंदर कोई फियर का इमोशन बहुत ज़्यादा जगह दे और आपको उस पर कंट्रोल ही ना हो, कोई आके आपको धमकाए डराए कि आपकी फैमिली को ये कर देंगे वो कर देंगे, इन दैट केस आपके अंदर फियर जो होगा वो ओवर पावर कर लेगा और वो उस फियर को कंट्रोल ना करवाने की वजह से आप अपने इंटीग्रिटी को भी अडहेयर नहीं कर पाएंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल आपकी एथिक्स में भी होता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, मतलब एथिक्स इन द सेंस कि इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा जो स्टेप हमने देखा था, पहला हमने देख लिया सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा देखिए सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा हम देखेंगे सोशल स्किल। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, दूसरों के साथ जो आपके रिलेशनशिप हो, वो वो जो होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए, मतलब वो मेंटेन करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल होता है। अब देखिए, कोई पर्सन है, आपके बिहेवियर स्पेक्ट्रम को हम देखते हैं, कोई पर्सन है वो आपसे मतलब मिलता है और उसको वो आपसे मिलने के आपसे उसकी इंटरेक्शन होती है, उसके बाद अगर उसको डीवैल्यूड लगता है, उसको इग्नोर लगता है कि यार हमें तो ध्यान ही नहीं दिया गया, उसको फ्रस्ट्रेशन फील होता है, उसको अपने बारे में मतलब शर्म आती है, गिल्टी फील होता है, उसको इनएडिकेट लगता है, तो ऑल दिस थिंग्स की आपका बिहेवियर टॉक्सिक है। ठीक है, अब लेकिन अगर कोई पर्सन आपको मिलने के बाद खुद को सपोर्टेड फील करता है, वैल्यूड फील करता है, रिस्पेक्ट फील करता है, अफर्म फील करता है, उसको एनकरेज मिलता है कि हाँ मैं अच्छा इंसान हूँ, अपने आप को कॉम्पिटेंट फील करता है कि उसको ये लगता है कि हाँ मेरे अंदर काफ़ी सारी क्षमताएं हैं, काफ़ी पोटेंशियल है, जब वो इन चीज़ों को फील करता है तो इसका मतलब है कि आपका बिहेवियर टुवर्ड्स अदर नॉरिशिंग है। ठीक है, तो ये होता है कि आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल। ठीक है, फिर ये तो एक जनरल बात हो गई। इसका सिविल सर्वेंट में क्या रोल है? सिविल सर्विसेज में देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस आपका मेंटेन करने के लिए अब अगर आप सिर्फ अपने काम को ही वैल्यू देते रहें, आप अपनी फैमिली की जो नीड्स हैं उनको ना समझ पाएँ, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस होगा वो इम्बैलेंस हो जाएगा और आपकी जो फैमिली लाइफ होगी वो ख़राब हो जाएगी। तो प्रॉपरली आपको अपने फैमिली को भी टाइम देना होता है। फिर उसके बाद आता है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन। फिर उसके बाद आता है कॉपरेशन फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स, जैसे आपको मीडिया, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, इन सब से आपका कॉपरेशन रहता है, इनसे बात करनी होती है, तो डेफिनेटली आपका एक प्रॉपर अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। फिर आता है आपका फोर्थ स्टेप है इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो एम्पैथी है। एम्पैथी को हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एम्पैथी का अर्थ होता है कि दूसरे के व्यक्ति के जो भावनाएं हैं उसको समझ पाना, अपने आप को उसके स्थान पे रख के देख पाना। फिर इसमें इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है? सिविल सर्विसेज में पब्लिक डिलीवरी सिस्टम अच्छा होता है, जो होता है आपके बेटर सर्विस डिलीवरी होती है। डीपीएसपी को ग्राउंड लेवल पे और गांधीयन मैक्सिम ऑफ सर्वोदय को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना, एक कंफर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट बनाना जहाँ पे जैसे जो स्पेशल नीड हो किसी की, अगर कोई वुमेन है और वो मान लीजिए प्रेग्नेंट है या कोई व्यक्ति आपके स्टाफ में ही किसी को कुछ बीमारी हो तो उनको प्रॉपरली हैंडल करना। फिर उसके बाद जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनके कॉन्सर्न को समझ पाना। फिर नेक्स्ट जो आता है, जो लास्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का जो लास्ट स्टेप है, दैट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है कि मोटिवेशन में अपने पॉजिटिव इमोशंस को इन्हेंस करना एंड दूसरे के जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको अपने पॉजिटिव इमोशंस को इन्हेंस करना और जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको नलीफाई करना, तो दैट कम्स अंडर मोटिवेशन। ठीक है, अब
बात आती है कि पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं, तो इनको थोड़ा सा देखते हैं। पॉजिटिव इमोशंस होता है पहला, कुछ सेट ऑफ पॉजिटिव इमोशंस हैं, इनको देखते हैं। पॉजिटिव इमोशंस, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। मतलब जैसे कि आपको अगर रिप्रेजेंट करना हो इसको एग्जाम में, तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की बजाय ऐसा एक हब एंड स्पोक का या कोई और डायग्राम भी इनोवेटिव सा बना के सारे पॉजिटिव इमोशंस लिख सकते हैं। तो जैसे कि ऑप्टिमिज़म होता है कि कोई भी चीज़ होती है कि उसको फ्यूचर के बारे में हमें पॉजिटिव रहना होता है। जैसे कि ओपी चौधरी एक IAS ऑफिसर थे, अभी तो वो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है। तो वो छत्तीसगढ़ कैडर के थे, तो उन्होंने वहाँ पे जो दंतेवाड़ा, जो कि एक नक्सल एरिया था, वहाँ पे एजुकेशन के लिए काम किया था और काफ़ी अच्छा काम किया था। तो दैट वाज हिज ऑप्टिमिज़म। चैलेंजिंग सिचुएशन में भी वो पॉजिटिव रहे। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक दूसरा ये वो होता है कि हाँ मैं कोई काम कर सकता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव इमोशन। फिर इक्वेनिमिटी मतलब होता है कि अपने इमोशंस को मेंटेन करना, भले ही आपकी सिचुएशन कैसी भी हो। ऐसा ना हो कि भाई अगर सक्सेस मिली तो एकदम ही पागल हो जाएं और एकदम फेलियर मिला है तो एकदम ही डिप्रेस हो जाए। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है MS धोनी। MS धोनी जो होते हैं वो मतलब उनको कभी भी देखिए, अगर सक्सेसफुल भी हो गई उनकी टीम, तो वो बहुत ज़्यादा उछलते कूदते नहीं हैं। फिर उसके बाद होता है करेज का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन में अपने आप को मतलब फियर डिस्पाइट टफ सिचुएशन में भी एक्शन लेना, दैट इज़ करेज। फिर उसके बाद आता है क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कि चीज़ों के बारे में क्यूरियस रहना, उनको नॉलेज गेन करना। क्यूरियोसिटी के थ्रू आप लर्निंग आपकी बहुत अच्छी होती है। फिर उसके बाद होता है लव का मतलब होता है लव का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में आपको इतना अफेक्शन लगे कि आप उस चीज़ को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक उस चीज़ के साथ रह पाएँ, दैट इज़ योर लव। एक बहुत अच्छा कोड भी है लव कि चूज़ अ जॉब यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क फॉर अ डे इन योर लाइफ। मतलब आप एक ऐसी जॉब चूज़ करिए जो आपको पसंद है, तो आपको अपने एक भी दिन आपके जीवन में काम नहीं करना पड़ेगा। फिर कुछ नेगेटिव इमोशंस है, जैसे कि फियर होता है कि जब आपको लगता है कि आप किसी काम से कोई काम खतरा है, कोई किसी खतरे की वजह से आपके अंदर इनएक्शन की फीलिंग हो जाए, मतलब आप उस चीज़ को डील ना कर पाएँ प्रॉपर्ली, दैट इज़ योर फियर को कैसे मैनेज करेंगे? फियर ऑब्जेक्ट को रैशनली हम एक तरह से एनालाइज़ करेंगे कि भाई क्या चीज़ क्या है। उसके बाद अपने जो क्लोज्ड वन है उनसे डिस्कस कर सकते हैं ताकि वो हमारा मोरल बूस्ट करें। अपनी स्ट्रेंथ को याद करें कि हमारे अंदर क्या क्या ताकत है। अगर लग रहा है कि फियर ऑब्जेक्ट मतलब फियर तो होना ही है, मतलब फियर ऑब्जेक्ट के इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मतलब आपको ये लग रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए फियर लग रहा है कि कोई ऐसा ना हो कि चक्रवात मान लीजिए आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ें प्रबंध करते हैं। तो दैट इज़ योर फियर ऑब्जेक्ट को मेंटेन करने के लिए हम मिनिमाइज़ करने के लिए उसके प्रयास करते हैं। फिर अपनी पास्ट अचीवमेंट को याद करना। फिर आता है एंगर। दूसरा एंगर का मतलब होता है किसी भी चीज़ के से डिस्प्लेजर और इरिटेशन, इसका जो मिक्सचर होता है दैट इज़ कॉल्ड एंगर। इस एंगर में व्यक्ति दूसरे को गुस्सा देता है, चिल्लाता है या कभी कभी फिजिकल हार्म भी कर देता है। अब एंगर जो होता है ना, जैसे अगर आप देखिए तो गांधी जी ने अपने एंगर का यूटिलाइज़, उनको भी गुस्सा आया था बहुत, बट उन्होंने लॉन्ग टर्म में उसको यूटिलाइज़ किया अपने जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके लिए, या उन्होंने साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो अपना मतलब पूरा स्टार्ट किया, तो दैट इज उनका एंगर का यूटिलाइजेशन। फिर उसके बाद कि मैनेज कैसे करेंगे एंगर को। पहला तो मतलब लॉन्ग टर्म में देखिए मेडिटेशन से कर सकते हैं, ह्यूमर का यूज़ कर सकते हैं, एक मतलब जहाँ पे एंगर आ रहा है वहाँ से हट सकते हैं। फिर उसके बाद जो पॉसिबल ट्रिगर्स हैं, अगर हमें पता है कि इस चीज़ की वजह से हमें ट्रिगर हो जाता है तो उस चीज़ को थोड़ा सा दूर रख सकते हैं, बोलने से पहले सोच सकते हैं, रिलैक्सेशन स्किल्स का यूज़ कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग और पानी पी सकते हैं, ठीक है। फिर होती है जेलसी का अर्थ होता है कि दूसरे के अचीवमेंट्स को या दूसरा हमसे बेहतर है इस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना कर पाना, और इस चीज़ के बारे में अपने मन में एक रिसेंटमेंट का भाव रखना कि भाई वो हमसे बेटर कैसे हो सकता है। तो इसके लिए जेलसी को मैनेज कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें दूसरे के अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करना होगा, उनको मतलब ये करना होगा कि हाँ मतलब अपने अंदर से ये मानना होगा कि वो व्यक्ति हमसे बेहतर है, और इस चीज़ को हमें अपने अंदर से मतलब सिर्फ मुंह पे नहीं, इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना होगा और उसको अप्रिशिएट करना होगा।
उनको एज एन इंस्पिरेशन देखना होगा। अगर कोई हमसे बेहतर है तो हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, उनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनको हम लर्न कर सकते हैं। अपने अंदर विलिंगनेस टू वर्क हार्ड, अगर किसी ने कुछ अचीव किया है तो डैट इज़ बिकॉज उसने मेहनत की है उस चीज़ के लिए, तो हम भी उस चीज़ के लिए मेहनत कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ एरियाज़ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारा नेगेटिव इमोशन है, वैसे दिखता नहीं है लेकिन बोर्डम इज़ ऑल्सो नेगेटिव इमोशन, क्योंकि बोर्डम की वजह से ये कई बार हम गलत जगह फंस जाते हैं या कहीं पे ऐसे जाके ऊट-पटांग हरकत कर लेते हैं। मतलब लाइक कोई बहुत लोग होते हैं वो पबजी खेल लेंगे, पबजी मतलब गेम्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें, ड्यू टू बोर्डम कई सारी चीज़ें शुरुआत हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो बोर्डम का मतलब होता है कि डिसइंटरेस्ट, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना, कुछ ना करने का मतलब होना, मन ना करना, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई खास मतलब आप डिसइंटरेस्टेड वे में कोई काम करेंगे तो जो आपके वो होंगे आउटकम्स होंगे वो काफ़ी सब ऑप्टिमल आएंगे। तो इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? अपनी हॉबीज़ के थ्रू अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। और मतलब आइडेंटिफाई करना है कि भाई अब बोर्डम आ रही है तो तब बोर्डम जब तक आ रही है तो हम उस काम को नहीं करेंगे, हम काम को पोस्टपोन कर देंगे, तब तक कुछ और कर लेंगे, लाइक ब्रेक ले लेंगे। ज़बरदस्ती काम को करने से क्या होता है कि सब ऑप्टिमल आउटकम आते हैं। फिर कोई भी काम करें तो होल हार्टेडली करें, ऐसे काम नहीं करें जिसमें मन नहीं लगता हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। और इसमें से कुछ कोट्स दिए हुए हैं, जैसे कि फॉरगिवनेस पे है कि हेट्रेड कैन नॉट बी रिमूव्ड, हेट्रेड कैन नॉट रिमूव हेट्रेड, ओनली लव कैन रिमूव हेट्रेड। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है। फिर MS धोनी का है कि आई एम लाइक एवरीवन, इट्स जस्ट दैट आई कैन कंट्रोल माई इमोशंस स्लाइटली बेटर देन अदर्स। ये एक अच्छा सा कोट है। एरिस्टोटल का है कि एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज़ ईजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन एट द राइट टाइम फॉर अ राइट पर्सन इन अ राइट वे, दैट इज़ नॉट विद एवरीवन्स पावर एंड दैट इज़ नॉट ईजी। ये एरिस्टोटल का बहुत अच्छा कोट है अबाउट एंगर। फिर तो ये था ओवरऑल इमोशनल इंटेलिजेंस। आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू।